हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर सीएचओस को पता है, मध्य प्रदेश में एमपी एनएचएम की तहत से आपका सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रोबेबली यदि बात करें तो जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट एंडिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसी को कंसिडर करते हुए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए सीएचओ का कंटिन्यूसली क्लास प्रोवाइड करवा रहा है। और अभी तक हमने आपके लिए 8 क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। तो जिस किसी स्टूडेंट ने भी क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा और सारा ही क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। आज का जो हमारा क्लासेस रहने वाला है 9th 1 क्लासेस आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। और जो क्लासेस में आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, ये क्लासेस आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे PYQ जो सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें आपको प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाया जाता है और बताया जाता है कि ये आंसर है तो क्यों है, और बाकी के 3 ऑप्शन इसमें गलत है तो क्यों है। इन सभी का ऑप्शन को आपको डिटेल में डिस्कशन किया जाता है और पुराने क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करने का तरीका मिल जाता है। और जो अब आप नए क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने जनरेट होगा सीएचओ के एग्ज़ाम में, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को सब प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट और हर एक ऐसी क्लासेस, सीएचओ रिलेटेड क्लासेस, जब तक आपका अनलेस अनटिल आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहेगा। और सीएचओ के एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो हमें मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकता है। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की। और इससे पहले एक सेट जो शिफ्ट 1 एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसको मैंने डील करवा दिया गया था। आज का जो एग्ज़ाम है एमपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सेट 2 रहने वाला है, मतलब शिफ्टिंग 2 का यहाँ पे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल का कौन सा वाला एग्ज़ाम है, तो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये अप्रैल में हुआ था 2022 में, उसी का शिफ्टिंग 2 का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन टचिंग अ हॉट लिक्विड वी फील हॉट। ठीक है, दिस प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरिफेरल टू स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो पेरिफेरल टू स्पाइनल फ्रॉम द पेरिफेरल स्पेस। ठीक है, यदि आप किसी हॉट पार्ट पे टच करते हो, ठीक है, देन सडनली आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाता है और मैसेज जाता है, तो डेट प्रोसेस क्या कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑन टचिंग आ हॉट लिक्विड वी फील हॉट। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही इस कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन आपने सभी ने सुन के रखा हुआ, ठीक है, देन एक रेडिएशन। ठीक है, तो इन चारों ही मेथड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो चारों मेथड होती है, ठीक है, हीट ट्रांसफर की, ठीक है, ये कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है कंडक्शन। ठीक है, स्टूडेंट कौन सा आता है, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन आता है जिसमें क्या देखने को मिलता है, आपको डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, लैंग्वेज बना के जो क्वेश्चन पूछा, ऑन टचिंग अ हॉट लिक्विड हॉट बी फील हॉट। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट सरफेस पे यदि हम क्या करते हैं, हमारे हाथ या हमारी बॉडी या सरफेस जो भी एरिया है, हमें किसी हॉट पर्टिकुलर प्लेस पे टच करते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ से हमको क्या है, एक सिग्नल और एक हॉट हॉट तरीका के हमें ब्रेन में क्या होता है, इंटरप्रेट होता है। ठीक है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आना, डेट इज कॉल्ड द कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड जो आती है हमारी, कौन सा देखने को मिलता है हमें, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन का अच्छे से ध्यान में रखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ये प्रोसेस पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम में ये प्रोसेस 101% पूछी जाती है। ठीक है, तो कन्वेक्शन का मतलब होता है आपकी जो वेपर होते हैं ना, वेपर्स, जैसे भाप निकलता है, भाप जब आप पानी गर्म करते हो, ठीक है, तो जिसमें भाप टाइप की निकलती है ना, वो वेपोरेशन होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन मेथड वो होती है जिसमें क्या होता है कि मूवमेंट, आपकी जो हेड फ्लूइड वगैरह में एयर मूवमेंट करती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन बोला जाता है। और आप सभी को पता है आई थिंक रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन आई थिंक सभी लोगों को पता है कि जैसे एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इन सभी में जो इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक जो वेव्स निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा होती है 60%। ठीक है, क्या होती है, 60% रेडिएशन होती है। ठीक है, ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो सूरज वगैरह से आती है वो भी आपको रेडिएशन होती है। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको साथ में एडिशनल पैरामीटर्स बताए हैं ये आप नोट्स कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आप सीएचओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, कोई एम्स का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हो जिसमें आपको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सिंपल बेसिक और जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं नर्सिंग की वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने आपके सामने डील की है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो हीट टचिंग पार्ट है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन द टचिंग, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। ठीक है, बिच पेन सिग्नल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरिफेरी टू स्पाइनल कोड। ठीक है, क्या है, जैसे मान के चलिए ये कोई बंदा है। ठीक है, ये इसके हैंड है। ठीक है ना, यहाँ से इसने किसी हॉट पार्ट को टच किया, देन सिग्नल डायरेक्टली कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा, स्पाइनल कोड के थ्रू, नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन प्रोसेस इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन क्या होता है, जिसमें आपके मैसेज क्या हो, इंटरप्रेटेड होते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटेड होते हैं आपके मोटर से लेके तो कहाँ होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंटरप्रेटेड होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, इंटरप्रेटेड होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात करें हम जिसका कि यदि आपसे ब्रेन में पूछा जाता है। ठीक है, ये ब्रेन के आपके नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी गई हैं। इसमें क्या क्या होता है, आपका एक सीएनएस होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पीएनएस होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पीएनएस होता है, जिसमें आपका जो सेंसरी सिस्टम है वो आपके किस में देखने को मिलता है, पीएनएस में, और जो मोटर सिस्टम है वो भी किस में देखने को मिलेगा, पीएनएस में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, सीएनएस में क्या क्या आता है, पीएनएस में क्या आता है, क्या क्या आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, परसेप्शन क्या होता है, तो आई थिंक सभी को पता है कि जो परसेप्शन होता है वो क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पहचानते हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने पहले कभी देखी है, फिर ब्रेन में क्या इंटरप्रेटेट होता है, देन फिर क्या करते हैं हम रिस्पॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेप्शन। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होता है कि मॉड्यूलेशन आप सभी लोगों को पता है कि जो डाटा वगैरह होता है वो उसको हम कैलकुलेट करके डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है जैसे वायरस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी डीएनए और सेल्स वगैरह से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है आपकी न्यू अपकमिंग जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने क्लियर कर दी हैं। आई होप इसके रिगार्डिंग और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के यहाँ पे कुछ भी डाउट्स यहाँ पे नहीं बचने वाले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द डेंगू in the month of the August or likely to increase in the near future is called as। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा पूछा गया है कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द डेंगू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंगू क्या होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है यहाँ पे इन्फेक्शन टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ द इन्फेक्शन यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें क्या पूछा गया है कि एक ऐसा इन्फेक्शन जिसमें यहाँ पे तो कंडीशन आपको डेंगू दे दिया है, बट एक ऐसा कंडीशन जिसमें केसेस इंक्रीज होते हैं पर्टिकुलर डेमोग्राफिकल एरिया या जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि डेंगू। ठीक है, तो डेंगू क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेंगू का। तो आई थिंक सभी को पता है डेंगू एक वायरस इन्फेक्शन है। ठीक है, कभी कभी आता है क्वेश्चन। ठीक है, डेंगू विच टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फुल बोल सकते हैं वायरस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेंगू इज़ अ वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होता है और सभी लोगों को यहाँ पे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो डेंगू कौन सा इन्फेक्शन है, तो आपको बताना है कि डेंगू जो है कि एक वायरस इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा इन्फेक्शन है, तो डेंगू है हमारा जो कि एक वायरस इन्फेक्शन होता है। ठीक है, चलिए डेंगू के रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ें हैं, तो डेंगू का आपको पता होना चाहिए कि डेंगू इज़ अ वेरी वेरी सीवियर डिसीज़ होती है, जिसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए
कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से लेके तो 14 दिन तक या 7 to 14 डेज तक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलर चीज़ों को याद रखना है। आपका जो CHO का एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाएगा, कॉजेटिव एजेंट पूछा जाएगा और साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाएगा, ट्रीटमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने बताया कि जो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से लेकर 14 दिन तक हमको देखने को मिलता है। और इसका यदि बात करें तो कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, ठीक है। वेक्टर पूछे तो क्या होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग। वेक्टर वो है जिससे ये आपको कोज करता है, तो जो वेक्टर होता है वो कहता है एडिस एडिस अजेप्टी, ठीक है। एडिस अजेप्टी इसका वेक्टर होता है। कॉजेज का पूछते हैं तो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होता है ना, वो इसका क्या देखने को मिलता है, मॉस्किटो वायरस किसी इसकी वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो अब बात करेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम का। जो डेंगू होता है इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे बात करें तो इसमें 3-4 फेजेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फेब्राइल फेजेस देखने को मिलती है, क्रिटिकल फेजेस देखने को मिलती है, रिकवरी फेजेस देखने को मिलती है, ठीक है। और डेंगू टाइप्स ऑफ द डेंगू भी होता है, हेमरेजिक डेंगू होता है, ठीक है, सीवियर डेंगू होता है, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के आपको डेंगू भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है। जैसे फेब्राइल वगैरह होते तो आपको फीवर वगैरह आने को देखने को मिलेगा। क्रिटिकल चीज़ें होगी तो क्रिटिकल फेस में आपको हाइपोटेंशन, ठीक है, क्या देखने को प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, असाइटिस देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग वगैरह आपको हो सकती है, ठीक है। हेमरेजिक जो डेंगू होता है जिसमें पेटेची वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। पेटेची देखने को मिलती है मतलब आपकी बॉडी में क्या हो जाता है कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लीडिंग और आपके रेड पैचेस देखने को मिलते हैं स्किन पर, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स कभी कभी डेंगू का पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि यदि डेंगू पर्सन है तो उसको फीवर आता है, ठीक है। डायफोरेसिस वगैरह होता है, पेशेंट को फीवर आता है, देन उसको पूरी बॉडी में क्या होता है पेन होता है, और उसका जो यदि हम इन्वेस्टिगेशन देखें तो CBC में उसका प्लेटलेट बहुत डिक्रीज़ होता है, ठीक है। प्लेटलेट कितना डिक्रीज़ हो जाता है तो आपको बताना है कि जो प्लेटलेट होता है ना स्टूडेंट्स वो कितना डिक्रीज़ हो जाता है। तो प्लेटलेट का यदि बात करूँ, ठीक है, प्लेटलेट का बात करूँ 1,50,000 से क्या होता है डिक्रीजिंग में की रेंज में चला जाता है, ठीक है। तो डेंगू का ये क्लासिकल साइन है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लासिकल साइन ऑफ डेंगू, ठीक है, याद रखना है कि प्लेटलेट कम हो जाता है, ठीक है, जैसे हेमरेजिक डेंगू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आपको सबको बता दूं कि जो इसका आंसर है वो इमर्जिंग इन्फेक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इमर्जिंग इन्फेक्शन, तो जैसे यहाँ पे बताया है कि इमर्जिंग इन्फेक्शन वह इन्फेक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि आपके जो न्यू केस है, ठीक है, न्यू केसेस क्या होंगे, स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, न्यू केसेस इंक्रीज होंगे, और साथ में क्या होगा एक कहाँ पे इंक्रीज होंगे, एक जियोग्राफिकल एरिया में न्यू पॉपुलेशन, जैसे कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी होती है, रूरल एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे क्या होता है कि न्यू केसेस क्या है यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है एक जियोग्राफिकल एरिया में होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। आपका हो सकता है HIV एड्स से इन्फेक्शन होता है, ठीक है, A से RA से आपका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। डेंगू पर्टिकुलर डेंगू आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। MERS इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है, MERS, ठीक है, MERS इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। MERS का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको, चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। निफा वायरस इसका एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये इमर्जिंग इन्फेक्शन में आते हैं। और डेट से इमर्जिंग इन्फेक्शन क्या है, जिसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर न्यू केसेस का इंक्रीज होता है, ठीक है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नीचे बात करेंगे क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। इससे पहले बात करेंगे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोल सकते हैं हम, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएशन, ठीक है, हेल्थ 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 एसोसिएशन इन्फेक्शन, ठीक है, या बोल सकते हैं इसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन, ठीक है। कभी कभी ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना देके यदि आपसे पूछा जाता है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कौन सा रहने वाला है, तो डैट इज़ कॉल्ड द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और आई थिंक सभी बच्चों को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जो हेल्थ के एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो 48 आवर्स के बाद हमारे हॉस्पिटल आने के बाद, आफ्टर 48 आवर
हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बिफोर 48 आवर यदि इन्फेक्शन होता है तो हम उसको नहीं करते हैं, ठीक है। वो सडनली इन्फेक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड द एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो दिया रखा है, ठीक है, ये बाद में ही होता है, जैसे आफ्टर एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बाद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये किस किस चीज़ों में आपको देखने को मिलता है, यदि आपको एग्जाम्पल पूछे, ठीक है, यदि कभी कभी एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो आप कैसे एग्जाम्पल दे पाओगे, ठीक है। जैसे आपने सुन के होगा सेंट्रल लाइन हम डालते हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइन जो जो डालते हैं ना, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता था, ठीक है। एसएसआई होता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, बी बंडल वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, यूटीआई हो सकता है, आपका यूटीआई हो सकता है, यदि लंबे समय तक आपका पेशेंट कैथेटर लगा के रखता है तो आपको यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे इन्फेक्शन किस में देखने को मिलते हैं, आपके एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन में, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसका अक्यूट का, तो अक्यूट सडनली जैसे बताया, सडनली और रैपिड होता है, ठीक है। सडनली होता है, रैपिड होता है, और बिफोर 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक। एक क्रोनिक, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना होता है, सबसे बात बता रहे एक्यूट का और क्रोनिक का, ठीक है। क्रोनिक होता है आफ्टर 6 वीक्स, ठीक है, और ये होता है बिफोर 6 वीक्स, ठीक है। इसमें फीवर वगैरह होता है, इन्फ्लुएंजा वगैरह देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं वो अक्यूट होते हैं, ठीक है। अक्यूट होते हैं मतलब सडनली होते हैं, फीवर वगैरह होगा, ये सब सडनली होते हैं। और क्रोनिक इन्फेक्शन होता है कि जो लंबे समय तक चलता है, वो क्रोनिक इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे HIV एड्स हो गया, ये भी आपका क्रोनिक इन्फेक्शन में आएगा। सडनली आपको TB हो गया, आपका TB इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, आपको सडनली पता नहीं लगता, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डील करवा दिए। अब आगे आपको किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कोई भी आपसे अपकमिंग जो CHO एग्ज़ाम होगा इसके रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन बनता है तो यू गिव द वैलिड आंसर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का यहाँ पे मोटिव एक ही है स्टूडेंट्स, कि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें कैसे MCQ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है MCQ सेम रिपीट ना हो, ठीक है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जो नए MCQ आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज डील करवा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के तीनों ही MCQ अभी तक हुए हैं, बट तीनों में से लेके तो 20 से 25 MCQ मैंने ऐसे वर्बली आपको बता दिए, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लिखने से ज़्यादा जो हम लिख रहे हैं उससे ज़्यादा हम जो बोलते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्डरली प्रोसेस इन द सेल डेट प्रोसेस फ्रॉम स्टेट ऑफ द इमेच्योरिटी टू स्टेट ऑफ द मेच्योरिटी इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या है, ऑर्डरली प्रोसेस, ठीक है, ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डरली प्रोसेस डेट सेल डेट प्रोसेस फ्रॉम द स्टेट इमेच्योर से मेच्योर होने वाला की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। इमेच्योर से मेच्योर होने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया, ठीक है। इमेच्योर से, यदि इमेच्योर से मैच्योर हो रही प्रोसेस, दैट मीन्स कि उसका यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन में चेंजेस आ रहा है। और यदि किसी सेल के फंक्शन में चेंजेस आता है, अच्छे से सुनना है, यदि सेल के किसी सेल के फंक्शन में चेंजेस आता है तो उसको डिफ्रेंशिएटेड बोलता है, डिफ्रेंशिएशन बोलता जाता है। सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब उसके फंक्शनल में चेंज आ रहा है, वो इमेच्योर से अब मेच्योर हो रही है, डेट इज कॉल्ड द सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर सेल के फंक्शन में यदि चेंजेस आएगा तो डेट इज कॉल्ड द सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम हमारा सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, सेल प्रोलिफरेशन किसे बोला जाता है, सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है जो सेल प्रोलिफरेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें प्रोलिफरेशन, ठीक है, प्रोलिफरेशन, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रोलिफरेशन क्या है, सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो सेल प्रोलिफरेशन में क्या आएगा आपका, सेल प्रोलिफरेशन में आएगा स्टूडेंट्स आपका ग्रोथ, ठीक है, इसमें आएगा आपका ग्रोथ, ठीक है। क्या आएगा, ग्रोथ आएगा, साथ में क्या होगा सॉरी, ग्रोथ एंड प्रोड्यूस करेगा, क्या करता है, ग्रोथ करता है एंड प्रोड्यूस करता है
न्यू डॉटर सेल को, ठीक है। न्यू डॉटर सेल को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या करता है, न्यू डॉटर सेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये आपकी प्रोलिफरेशन में आ जाएगा। आपको आ जाएगा सेल मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं। तो सेल मेटाबॉलिज्म आप सभी लोगों को पता है कि जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसे एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ये सारी ही चीज़ें किस में आती है, सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस में आता है। डेट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेल मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, इसको बोला जाता है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को बता दी सेल के रिगार्डिंग, ठीक है। और कभी कभी देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं कह सकते, ठीक है। मान के चलिए कि जो सेल होती है इसमें फंक्शनल जो यूनिट होती है उसको हम सेल ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेल होगा, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ सब प्रेजेंट रहता है, ठीक है, राइबोसोम रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज दिस और व्हाट इज ये दिस, ठीक है। तो कभी कभी देखो एग्जाम जो हमारा है ना, सीएचओ का एग्जाम है, वो बहुत ही ईजी एग्जाम है। यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, डेट इज मीन कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेल के रिगार्डिंग आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी सेल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बताते हैं कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल है हमारी, ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट सुन लीजिएगा आप, ठीक है। सेल क्या है, बेसिक, ठीक है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट, ठीक है, ऑफ क्या है, बेसिक यूनिट, या इसको बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ठीक है, फंक्शनल, ठीक है, बेसिक यूनिट होता है, या फिजियोलॉजिकल फिजिकल बेसिक यूनिट भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। स्टडी ऑफ द सेल को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ द सेल को साइटोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में सीधे ही टर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि स्टडी ऑफ द सेल को साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होने वाली है कि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ द सेल, ठीक है, फादर ऑफ सेल किसे बोला जाता है, तो बताना है आपको। फादर ऑफ सेल को हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। फादर ऑफ सेल क्यों किसका बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने और क्या क्या यहाँ पे इन्वेंशन किए हैं, तो आपको याद रखना है। फादर ऑफ द सेल रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, साइटोलॉजी ऑफ द फादर भी रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, और डेड सेल की जो रिकवरी की थी वो भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी, ठीक है। तो यहाँ से आज मैं आपका सेल का पोर्शन पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके रॉबर्ट हुक, जिसको फादर ऑफ द क्या बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी बोला जाता है, और फादर ऑफ द डेड सेल की रिकवरी जो स्टडी की है वो रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, जो लिविंग सेल की डिस्कवरी, ठीक है, ये तो डेड सेल हो गया, ठीक है, जो फादर रॉबर्ट हुक हो गया, ठीक है। लिविंग सेल, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, ध्यान देना है, लिविंग सेल डिस्कवरी, ठीक है। लिविंग सेल डिस्कवरी किसने की है, तो जो लिविंग सेल डिस्कवरी है आपकी, आपको पता होना चाहिए एंटोनी बेन ल्यूनहॉक, ठीक है, एंटोनी बेन ल्यूनहॉक, ठीक है, एंटोनी बेन ल्यूनहॉक, ठीक है। इन्होंने आपकी फादर क्या की है, लिविंग सेल की डिस्कवरी की है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है, याद रखना है। माइक्रोस्कोप के पापा का यदि पूछा जाता है तो फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप कौन है, एंटोनी बेन ल्यूनहॉक, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किया है, और क्या किया है, माइक्रोस्कोप का क्या है कि यहाँ पे आविष्कार उन्होंने ही किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की ओर कि क्या क्या रहने वाला है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसमें आपको देखने को मिलती है क्या देखने को मिलता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसमें साइटोप्लाज्मिक होता है, इसको अलग शब्दों में यदि बोला जाता है तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी कभी देखो एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि हु इज़ द रिसेप्टर ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, डेट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
रिसेप्टर साइट, ठीक है, रिसेप्टर साइट ऑफ द नॉन स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, रिसेप्टर साइट होती है नॉन स्टेरॉइड हार्मोन का, ठीक है, ध्यान में ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। किस किस की बनी होती है ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है आपकी, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और फैट की बनी होती है, ठीक है। 50-50% यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, याद में रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका जो फंक्शन होता है वो क्या क्या देखने को मिलता है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड में का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिलता है सेकंड में न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है हमारे सेल्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और यदि इसका शेप पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और सेल का क्या पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेना, ठीक है, इनसाइड होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल्स, ठीक है, यदि पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ द सेल क्या बोलता है, न्यूक्लियस आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल्स, इसको बोला जाता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, जो न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपकी हाल ही में बताया कि न्यूक्लियस में क्या होता है कि आरबीसी अपसेंट होती है, ठीक है, आरबीसी अपसेंट होती है, आरबीसी अपसेंट होती है क्योंकि जब आपका इसको हीमोलाइसिस और एरिथ्रोपोइसिस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका इमेच्योर आरबीसी से मेच्योर आरबीसी बनता है, जब यहाँ से क्या हो जाता है कि आपका न्यूक्लियस एस्केप हो जाता है, तो न्यूक्लियस में आपका आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे आपका आरबीसी एब्सेंट होता है, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस में आरबीसी एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्या है न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, और क्या क्या चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जैसे न्यूक्लियस मैंने बताया, सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना, सुनना जा रहा है। ये रिसेप्टर साइट होता है, ठीक है, रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर साइट होता है आपकी स्टेरॉयड हार्मोन का, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन का क्या होता है, ये रिसेप्टर साइट होता है। नॉन स्टेरॉयड का कौन सा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इन आपको इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, न्यूक्लियस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, तो आरएनए आपके न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट फाउंड, ठीक है, नोट फाउंड, ठीक है, ध्यान में रखना है, नोट फाउंड होता है आपका आरएनए, न्यूक्लियस में आपका आरएनए नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आरएनए क्या होता है कि सिंगल राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। डीएनए होता है डबल एक स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। देखो एग्जाम में पूछा जाता है डीएनए, ठीक है, और एक आरएनए, ठीक है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किस पे आते हैं, हमारे इनसाइड के ऑर्गन के, भैया तीसरे नंबर का ऑर्गन आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपके इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका शेप कैसा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका सूसेक शेप देखने को मिलता है, ठीक है, सूसेक शेप देखने को मिलता है, इस प्रकार का इसका शेप देखने को मिलता है, ठीक है, इस प्रकार का आपका शेप देखने को मिलता है। और नेक्स्ट इन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस कभी कभी पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है, कि पावर हाउस सेल इसमें बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है, एटीपी का सिंथेसाइज होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका याद ध्यान में रखना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जिसमें आपको साइकिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला है, ठीक है। सेकंड सबसे पहले क्या था आपका, सबसे पहले न्यूक्लियस था। सेकंड पे यदि पूछा जाता है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला होता है हमारे सेल का, जिसमें क्या होता है आपके एटीपी पाया जाता है, एटीपी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और क्या क्या होता है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यदि पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये साइट होता है, साइट किसका होता है, साइट फॉर द ए एरोबिक इन्फेक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन डेट इज मीन्स कि आपका जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एक एरोबिक होता है, एक नॉन अनएरोबिक होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है,
फंक्शन क्या क्या है हमारे फैटी एसिड का क्या होता है यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यदि आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सीज़रोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है यहाँ पे कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको ध्यान में रखना। आईएनएच, यदि आप क्या मान के चलिए आईएनएच ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, आइसोनियाजिड, जो आइसोनियाजिड ड्रग है जो टीबी का ड्रग्स है, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, सीज़रोब्लास्टिक एनीमिया, सीडेरो सीडेरो ठीक है, क्या है, सीडेरो ब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि आपका जो आयरन है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपको आने वाले एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और आपको इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि जिस जिस तरीके से मैं आपको डील करवा रहा हूँ हर एक चीज़ डिटेल में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या क्या आता है, इसके बाद आता है अपना स्टूडेंट्स राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम में क्या देखने को मिलता है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजन हमारा, जो हमारा इंजन होता है, ठीक है, राइबोसोम क्या है, इंजन, ठीक है, याद रखना है। राइबोसोम क्या है आपका, इंजन ऑफ द सेल, ठीक है। इंजन ऑफ सेल क्या है, राइबोसोम को बोला जाता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इंजन ऑफ द सेल क्या हो जाता है, ह्यूमन ऑफ द बोड को बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रोटीन का जो फैक्ट्री होता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको राइबोसोम बताना है, इंजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी राइबोसोम बताना है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। राइबोसोम का इतना ही काम है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी काम आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है लाइसोसोम, ठीक है। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग ऑफ द बॉडी, ठीक है। सुसाइडल बेग होता है जिसमें सारे कचरा स्कावेंजर होता है, जो भी डब्ल्यूबीसी वगैरह एंजाइम वगैरह जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी कचरा वगैरह होता है, ये इनगलब करता है, मतलब खा जाता है। डिस्पोजल मतलब जैसे हम सेग्रीगेट करते हैं ना कचरे को, वैसे ही लाइसोसोम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। वो क्या करता है, सारे ही डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वगैरह जितने भी रोस्ट वगैरह आरबीसी वगैरह डब्ल्यूबीसी होता है, सभी को क्या जाता है, सुसाइडल कर देता है, मतलब खा जाता है। स्कैवेंजर ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या क्या देखने को मिलता है आपको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, और जिसमें क्या देखने को मिलेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और क्या क्या देखने को मिलेगा, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। उनका ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम में कोई वो नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आपका गोल्जी अपराटस, ठीक है। गोल्जी अपराटस क्या होता है, सिंपल सा आता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, गोल्जी अपराटस को बोला जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड भरा रहता है इनसाइड ऑफ द सेल, उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म इसको बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि भाई लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी किसे बोला जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी बात करेंगे हम मेल का, मेल में क्या होता है, न्यूरॉन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, न्यूरॉन होता है मेल में जो कि 100 माइक्रोग्राम का होता है, ठीक है। और फीमेल में ओबम होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, मेल और फीमेल का दोनों है। 130 माइक्रोन आपका फीमेल में होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना भाई। और फीमेल में जो ओवम का लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, 12 से लेकर तो 24 आवर्स तक देखने को मिलता है, ठीक है। और भाई बात करें हम हमारे मेल में स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है, 48 से लेके तो 72 आवर्स तक हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये तो हमारे हो गया हमारे सबसे लार्जेस्ट सेल का। अब स्मॉलेस्ट सेल का यदि मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट सेल हमारा स्पर्म होता है, ठीक है। स्पर्म होता है मेल का, जिसमें देखने को मिलता है, और मैंने लाइफ स्पर्म बताई 48 से 72 हार्स तक देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। और यदि फीमेल में पूछा है तो फीमेल में बताना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट इज इन 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 द फीमेल सबसे छोटी सेल्स हमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई सेल के रिगार्डिंग। अब आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यू गिव द राइट आंसर बिल्कुल सडनली, ठीक है। और एक सेल के रिगार्डिंग और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में देखा जाए तो भाई सबसे ज़्यादा जो सेल देखने को मिलता है यहाँ पे देखने को मिलता है सेव और साइज, ठीक है। जो आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल है उसका साइज कौन सा देखने को मिलता है आपको, बाई कॉनकेव, ठीक है। बाई कॉनकेव सेल देखने को मिलता है, ठीक है। बाई कॉनकेव आपको याद रखना है। नर्व सेल का यदि आपसे पूछा जाता है शेप कैसे होता है तो भाई नर्व सेल जो होती है हमारी इरेगुलर शेप की देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, इरेगुलर शेप की देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है, इरेगुलर शेप की सेल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। किडनी में कौन सी सेल पाई जाती है, तो किडनी में बताना है आपको, किडनी में क्यू सेप सेल पाई जाती है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कार्टिलेज होता है, स्पेरिकल कार्टिलेज होता है, स्केलेटल में सिलिंड्रिकल सेप पाया जाता है, ठीक है।
अलग अलग सिस्टम में अलग अलग टाइप्स ऑफ द सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप्स ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का कि सेल की डेथ कैसे होती है, ठीक है। तो सेल की डेथ होती है, एक तो एपोप्टोसिस होता है और एक नेक्रोसिस होता है, ठीक है। एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, जो नेचुरल तरीके से सेल का डेथ होता है उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। और नेक्रोसिस होता है जो अनप्रोग्राम रहती है, ठीक है, जो कि किसी लाइफ डिसीज़, वायरल डिसीज़, एड्स, ऑटोइम्यून डिसीज़ की कंडीशन में हो सकती है, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सेल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा ही चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। नेचुरल तरीके से जो सेल डेथ होती है उसको अपोप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के बता देता हूँ, हो सकता है बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गए, ठीक है। एक तो जो सेल होती है, ठीक है, कौन सी होती है, अपोप्टोसिस, ठीक है। अपोप्टोसिस सेल होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अपोप्टोसिस जो सेल होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये जो सेल होती है जो नेचुरल तरीके से, ठीक है, नेचुरल डेथ होती है, जिसे नेचुरल डेथ होती है, ठीक है। अपोप्टोसिस कौन सा होता है स्टूडेंट, नेचुरल सेल होता है, जो कि प्रोग्राम्ड सेल होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्ड, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेल सुसाइड इसको बोला जाता है, ठीक है। 120 डेज के बाद आरबीसी, जैसे आरबीसी हमारा खत्म हो जाता है 120 डेज के बाद, तो ये एक नेचुरल सेल डेट है, ठीक है, इसको हम अपोप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। बट बिफोर 120 डेज ख़त्म नहीं होता है तो फिर उसको हम अलग चीज़ बोलते हैं, ठीक है। और एक और क्या होता है, एक नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस्ट, इसमें क्या होता है, ये अनप्रोग्राम होती है, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग अनकंट्रोल सेल डेथ होती है, ठीक है। अनप्रोग्राम्ड होती है, नेचुरल नहीं होती है, ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट, कभी कभी ट्रॉमा वगैरह की वजह से यहाँ पे सेल डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सेल के रिगार्डिंग सारी ही चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता दी। अब सेल के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो सकता है आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वो सारे यहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आज आपको अराउंड भाई 50 से लेके तो 60 क्वेश्चन मैंने डील करवा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे 3rd नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन इसलिए मस्ट है आप सभी लोगों के लिए कि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ये आपके लिए एग्जाम में काफ़ी साबित होगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आ मैन सफर्ड मच इंजुरीज फ्रॉम आ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट इन मिनिमाइजिंग हिज ब्लड लॉस व्हेन वेरियस इंजुरी बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और रीड करेंगे, आ मैन सफर्ड मच इंजुरी, एक पर्सन है जिसको क्या है कि बहुत रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत इंजुरी हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस डेट इज इम्पोर्टेंट इज मिनिमाइजिंग हिज ब्लड लॉस, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उसका ब्लड लॉस हो गया है, तो डेट वेरियस इंजरी बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो ब्लड लॉस हुआ है, फिर वो जो बॉडी की इंजरी हुई है वो उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको हम होम्योस्टेटिस बोलेंगे, क्या क्या हीमोस्टेटिस बोलेंगे क्या, या हीमोलाइसिस बोलेंगे क्या, या इरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे क्या, ठीक है। तो जब कभी भी आपकी जब बॉडी, ठीक है, आपको अच्छे से बताते हैं, जब कभी भी आपकी बॉडी में क्या होता है कि फ्लूइड का लॉस वगैरह होता है एक्सीडेंट वगैरह में, डेफिनेटली फ्लूइड का लॉस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या है कि आपका जो बैलेंस वगैरह है वो क्या करती है, लॉस कर देती है, ठीक है। क्या करती है, आपकी जो बॉडी वगैरह है वो क्या करेगी, आपका बैलेंस क्या करेगी, यहाँ पे लॉस कर देगी, ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है, कांट बी मेंटेन, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है हीमोस्टेटिस, इसको बोला जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि यदि आपकी बॉडी में फ्लूइड का लॉस होगा तो आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है, बैलेंस भी नहीं बना पाएंगे, आप सही से खड़े नहीं रहेंगे, स्टैंडिंग प्रॉब्लम होगा, दैट मीन्स कि डिफरेंट कंडीशन में आप सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हीमोस्टेटिस लॉस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें यदि लॉस होगा फ्लूइड का तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। और हेमोस्टेटिस क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, आपको सर्वाइवल के लायक बनाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हीमोस्टेटिस हो गया, हीमियोस्टेटिस हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाई आप क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखने को मिलती है आपकी, हीमोलाइसिस, ठीक है। हीमोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी मतलब, ठीक है, जिसमें आरबीसी आपका टूट जाता है, ठीक है। मोस्ट आरबीसी कहाँ टूटता है, तो आरबीसी आपका स्प्लीन में टूटता है, ठीक है। ब्रेक डाउन कैसे होता है,
जो हीमोलाइसिस होता है, ठीक है। हीमोलाइसिस आप सभी लोगों को पता है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जो हीमोलाइसिस वगैरह होता है जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है, क्या होता है कि जो ओल्ड आरबीसी होती है वो धीरे धीरे टूट जाती है। कहाँ टूटती है? आपके स्प्लेन में टूटती है, ठीक है। फिर क्या होता है, न्यू आरबीसी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ओल्ड आरबीसी टूटती जाती है, न्यू आरबीसी बनती जाती है, ठीक है। इस प्रकार का हीमोलाइसिस चलता रहता है। और डिस्ट्रक्शन और आरबीसी और ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो आपको बताना है भाई कि जो स्प्लीन है वहाँ पे हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। सीधा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, आपको याद रखना हीमोलाइसिस दैट मीन्स कि हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। हीमो मतलब ब्लड हो गया और ब्लड रिलेटेड आरबीसी होगा, लाइसिस मतलब टूट जाना, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या है? हीमो, ठीक है। हीमो का मतलब होता है ब्लड रिलेटेड, और लाइसिस, ठीक है। किसी भी शब्द के पीछे लाइसिस लगता हुआ मतलब उसका क्या हो जाएगा भाई? ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन हो जाएगा मतलब वो सेल टूट रहा है, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या है? इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो इरेथ्रोपोइसिस सभी को पता है कि ये इरिथ्रो और दो शब्दों को मिलकर बना पोइसिस, ठीक है। पोइसिस, ठीक है भाई। पोइसिस का मतलब होता है आपका बनाना, ठीक है। टू मेकिंग द न्यू सेल्स, ठीक है। बनाना होता है, या फिर बोल सकते हो प्रोड्यूसिंग होता है, या मेकिंग होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो इरेथ्रोपोइसिस होती है जिसमें क्या होता है, इरेथ्रो मतलब होता है आपका आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीसी का न्यू सेल बनाना क्या बोलता है? इरेथ्रोपोइसिस होता है। यदि इंग्लिश में बताऊँ तो टू प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स ऑफ आरबीसी डैट इज कॉल्ड इज द इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका जाता है ये वाला, ठीक है। और इरेथ्रोपोइसिस आप सभी लोगों को पता है कि किस किस स्टेज में होता है, तो आपको बता देना है। कभी कभी स्टेज तो मुश्किल से बहुत कम, ना के बराबर पूछी जाती है, ठीक है। तो पहली स्टेज होती है प्री इरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी भी शब्द के पीछे ब्लास्ट लगता है तो मेकिंग होता है, मतलब वो चीज़ें नई नई चीज़ें बना रहा है, ठीक है। ब्लास्ट है, ठीक है। फिर क्या होता है? ब्लास्ट होता है, ठीक है। वो सेल से बनाता है जिसमें होता है। फिर नॉर्मोब्लास्ट होता है, नॉर्मल सेल से बनती है। फिर रेटिकुलोब्लास्ट होता है। फिर इरिथ्रोसाइट होता है जिसमें क्या होता है? फुली मेच्योर सेल बन जाती है। और यहीं से क्या होता है? आपका न्यूक्लियस एस्केप हो जाता है। जब इमेच्योर सेल से मेच्योर सेल बन रही होती है तभी आपका न्यूक्लियस क्या होता है? यहाँ पे एस्केप हो जाता है। तो भाई यहाँ से आज मैंने 4 क्वेश्चन डील करवाए हैं यहाँ से, ठीक है। बट जो 4 क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने बताए हैं, 4 में आपको क्या मिल गया होगा? 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से डील हो गए हैं, ठीक है। एडिशनल चीज़ें और एडिशनल पैरामीटर्स जो आपके सामने बताया गया है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी का आपको क्या करना है? इसी तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। यह एमसीक्यू, मैं यही नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको नंबरों पर एमसीक्यू सॉल्व कराऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट दे जिसमें आपको क्या है कि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो उस चीज़ का। तो आई होप आपको आज का क्लासेस समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लासेस आपको कल डील करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को, वीडियो को, क्लासेस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको लिटिल बिट भी आपकी स्टडी में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लासेस समझ में आया होगा। यदि आपको आज का क्लासेस समझ में आया है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप फीडबैक दीजिएगा। विदाउट फीडबैक आप सभी लोगों का पता है कि एक रिवॉर्ड टाइप का होता है। आप जब तक नहीं दोगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आपको और किस तरीके की लैंग्वेज में हमें पढ़ाना है, ठीक है। जल्दी पढ़ाना है, कम पढ़ाना है, या आपको और कुछ भी और चीज़ें को ऐड ऑन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप ही हमें बता सकते हो और आपसे बेहतर कोई हमें नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने जो भी फीडबैक है जो, और यदि किसी को कुछ भी डाउट्स होता है किसी भी क्वेश्चन वगैरह में, तो वो हमसे बिल्कुल मैसेज वगैरह या इस पर वो कर सकते हैं, कमेंट में हमें पूछ सकता है। उनके जवाब हम सभी लोगों को दे देंगे, ठीक है। और पुराने क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी लोगों को डील करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप पे मैसेज करिएगा, आपको पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। और स्टडी करना है एमपी में सीएचओ का बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है।